जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक पीवाईक्यू की सीरीज़ जो कि हम लोग लेके चल रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पहुँच चुके हैं 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट तक। इससे पहले जो भी शिफ्ट है उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर करवाया गया है। तो जो बच्चा नया जुड़ा है वो वहाँ से शुरुआत कर सकता है और जो बच्चा जुड़ा हुआ है पहले से वो आज देखेगा 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है गुणा और भाग को आपस में बदल दो और साथ ही साथ प्लस और माइनस को आपस में बदल दो और बता दो कि इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। यानी एक साधारण सा प्रश्न आपको पूछा गया है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो देखिए 6408 मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड लेना है और प्लस की जगह आपको लेना है माइनस और माइनस की जगह लेना है प्लस और गुणा की लेना है किसकी जगह, भाग की जगह। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 801 माइनस, मैंने इसको सोल्व किया पहले, माइनस का 27 प्लस, अब पहले ये सोल्व होगा तो कितना आ जाएगा 150। 801 प्लस 150 माइनस 27 करेंगे तो क्या आएगा आपको ये देखना है। तो आप क्या करो, इसको 150 यहाँ पे ऐड कर लो तो ये 1 5 और 9 और इसमें से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में 7 गया 4, 1 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 924 आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान प्रश्न 924। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। मुझे ये बताओ, जब ऐसे प्रश्न आप लोग देखते हो तो एसएससी के बारे में क्या सोचते होंगे? यानी किस स्तर पर आपको चीजें पूछी जाती है, आप खुद देखिए। क्या ये सीरीज एक एसएससी के एग्जाम में यानी सीजीएल के एग्जाम में आपको पूछनी चाहिए? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर 81 माइनस 65 करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 16 का आएगा। मैं बोला ठीक है। अब अगर बात करें इनके बीच का डिफरेंस तो आप बोलोगे सर 15 का डिफरेंस है, बताओ 16 15, तो अब डिफरेंस कितने का आएगा 14 का। और 14 का डिफरेंस आएगा तो कितने आएगा यहाँ पे 36। कितना आएगा 36। आप देख लो आगे 13 का डिफरेंस और नेक्स्ट 12 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो बताओ ये प्रश्न आपका एसएससी प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछा गया है और बहुत पुराना पेपर नहीं है, 2024 का ही पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ब्लड रिलेशन का, और इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो क्या बताया गया है कि जो भी आपको इक्वेशन दी है उस पे चलो। तो जो आपको इक्वेशन दी है वो ये है और इस इक्वेशन में जो सिंबल का मीनिंग दिया गया है वो लिख लो। जैसे डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया गया है तो आपने बोला सर मदर, तो आपने लिख लिया एम। मल्टीप्लाई का मतलब आपको क्या दिया है तो आपने बोला हस्बैंड, तो आपने लिख लिया एच। माइनस का मीनिंग आपको दिया है सन, तो आपने लिख दिया एस ओ एन सन। और प्लस का मीनिंग आपको दिया है सिस्टर, तो आपने लिख दिया एस आई एस। इतना काम कर दिया। अब एक बात ध्यान से सुनना, जैसे ये x प्लस वाई है और उसके बाद x और y है, यानी सीक्वेंस में चीजें है, x पहले है y बाद में है, x पहले है y बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि y पहले आ जाए x बाद में आ जाए, तो चीजें बदलेगी। लेकिन जब तक ऐसी चीजें हैं कि सीक्वेंस में है, आप हमेशा प्रश्न को इस साइड से चल के सोल्व करोगे। इसका एक फायदा है कि आप तुरंत आंसर की ओर पहुंच जाओगे। करने आप इस साइड से भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी आंसर करना है तो आप इस साइड से चलना शुरू करो और जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे इसने पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स, यानी टी क्या लगता है एक्स का। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने आप को रखना है कि ये मेरी मम्मी क्योंकि मदर है, फिर मम्मी के हस्बैंड मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का सन मेरा भाई, और मेरे भाई की सिस्टर कौन होगी, मेरी सिस्टर होगी। कहने का मतलब अपने आप को यहाँ पे रखो। और आपने देखा कि टी जो है वो सिस्टर निकल के आया है किसका, एक्स का। तो यही आपसे पूछा था कि टी क्या लगता है एक्स का। किसी भी आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं होगी और तेजी से आप आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। तो ये इस प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जहाँ पे आपको एक साइलो का प्रश्न दिया गया है। और साइलो में हम लोग क्या करते हैं,
कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं उनसे क्या बनाना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उन्हीं वेन डायग्राम को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, कंक्लूजन राइट या रॉन्ग करना है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा ऑल क्रोज आर पेरेट्स, तो ऑल क्रोज आर पेरेट्स का आपने ये वेन डायग्राम बनाया। उसके बाद ऑल ईगल आर पेरेट्स, ऑल ईगल आर पेरेट्स, तो देखो आपको ईगल को इसके अंदर लगना है, ठीक है, लेकिन ईगल को ध्यान रखना ये इसके किसके क्रो के टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या बोला देखिए, नेक्स्ट इसने बोला ऑल पेरेट्स आर बर्ड्स, ऑल पेरेट्स आर बर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, ये वाला बनाना, ये वेन डायग्राम बनेगा। अब ये वेन डायग्राम बनने के बाद कंक्लूजन पे आ जाओ, नो क्रो इज बर्ड। तो पहली बात तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट में कहीं भी नो नहीं आया, ना तो इसमें नो है, ना इसमें नो है, ना इसमें नो, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड नहीं आता तो कंक्लूजन में रियलिटी में कभी नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, यानी इसको आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, सम बर्ड्स आर ईगल, तो सम बर्ड्स आर ईगल, बिल्कुल देखो ये पूरा वर्ड है, यानी पूरा हिस्सा बर्ड का है। ठीक है, और इस बर्ड में छोटा सा हिस्सा कौन लेके बैठा है, ईगल, तो ये बात आप कह सकते हो कि सम बर्ड्स आर ईगल्स। ऑल बर्ड्स आर क्रो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ब्रो सॉरी ये जो आपका बर्ड्स है, ये बर्ड्स क्या नहीं है, क्रो नहीं, ये दिख भी रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप चीजों को देखोगे तो रियलिटी में जो चीजें आप रियलिटी में वेन डायग्राम में देखते हो उनमें भी कई बार होता है कि गलत हो जाती है चीजें, क्योंकि वेन डायग्राम जो कहता है वो वही कहेगा जो स्टेटमेंट्स कह रहा है, तो आपको बस स्टेटमेंट्स और वेन डायग्राम को तो फॉलो करना ही करना है। साथ में कुछ साइलो के रूल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर कभी मौका मिला तो पूरी क्लास अपन साइलो की रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बच्चों को काफी डाउट्स रहते हैं, तो कभी क्लास करेंगे इसकी। फिलहाल आप इसके लिए इसको क्या कर दोगे, गलत, क्योंकि ऑल बर्ड्स आर क्रो कहना क्या है, गलत है। ठीक है, ये था इसका आंसर, यानी ओनली आपका जो है सेकंड कंक्लूजन जो है फॉलो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 5 की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 में से किसी 3 में जो है वो सिमिलरिटी है, एक आपका डिफरेंट है, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रश्न जो है वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का है। और इसको करने के लिए मैंने आपको तरीका जो बताया वो ये बताया है कि आप क्रमांक लिखो, आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे लिखना शुरू किया तो 18, टी का प्लेस वैल्यू 20, 20, 21, 23 और 23, ये तो होगी प्लेस वैल्यू इनकी। दूसरे की लिखेंगे तो 16, 15, 16, 16, 19, 19। ठीक है, फिर इनकी लिखेंगे तो 1, 3, 3, 4, 6, 6। यहाँ पे लिखेंगे तो 9, और उसके बाद 11 और 11, फिर 12 और 14, 14, ये सब की प्लेस वैल्यू लिखी। तो आप ये देखो कि जैसे यहाँ से 18 से 20 लिया, फिर दो लगातार 20 आए, यानी +2 आया, फिर दो लगातार लेटर, फिर 21 आया, फिर इसमें भी +2 हुआ, और फिर दो लगातार लेटर। ठीक है, क्या ऐसा चीज आपको यहाँ देखने मिल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे आपने +7 -1 किया है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखो, तो आप ये देखो कि +2 किया, फिर दो लेटर एक जैसे, फिर +1, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो +1 है, देखो जैसे 20 से 21 +1, लेकिन यहाँ पे फिर +2 हुआ। तो यहाँ पे +2 होने का मतलब है कि यहाँ पे +2 होके 6, 6, 6 2 टाइम्स आपको दिखा, यानी ये लॉजिक जो है पहले का, तीसरे का और चौथे का, ये तो है सेम, लेकिन जो दूसरा का जो लॉजिक है वो आपका है डिफरेंट। तो इसीलिए इन तीन में से, चार में से तीन में बनी सिमिलरिटी और एक आपका बना अलग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 6 की ओर चलते हैं। तो आपको ये दिया गया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का, और पेपर कटिंग फोल्डिंग को करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है, मिरर लगा दो, और मिरर लगा के आप चीजों को आसानी से देख सकते हो। तो मिरर अगर मैं जैसे ये लास्ट में जो है इस तरीके से कटिंग की है और ये फोल्ड हुआ है, तो अनफोल्ड किस साइड होगा, इस साइड अनफोल्ड होगा, इसको नहीं, इधर मिरर लगेगा। और जब इधर मिरर लगाओगे तो आपको ये डॉट जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अभी ये एक अनफोल्ड हो गया, एक फोल्डिंग ये भी है, तो सीधी सी बात है एक अनफोल्डिंग इधर भी होगी, तो इधर भी मिरर लगेगा। अब इधर मिरर लगेगा तो आपको पता है कि ये चीज कैसे, ये वाली चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने हाफ नहीं खोला है, आपने हाफ का भी हाफ खोला है, तो यही तीन डॉट है वो इधर मिरर के रूप में ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है,
और ये भी आपका गलत है। इनकी तो देखो आप ऐसे ही कह सकते हो, अगर मैं इसको भी देखूँ तो चलो इसमें तो इस साइड है, लेकिन ऐसा डायग्राम बनेगा नहीं। देखो इसको तो इससे ही एलिमिनेट कर सकते हो, बीच वाली चीज़ से ही, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकते। इसमें और इसमें बात करें तो इसका ज़रूर डायरेक्शन सेम है, लेकिन उसके बाद की जो डायग्राम बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे जो मैंने आपको बना के दिखाया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक 7 नंबर का क्वेश्चन भी आप देखो इसी शिफ्ट में, क्या एसएससी को, मेरा क्वेश्चन है, क्या एसएससी को ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए क्या? यहाँ पे देखो अगर आप ये बोले कि इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो मुझे बस इतना सा देखना था कि ये दो दो लाइनें किसके अंदर है। आप ये देखो, ये दो लाइनें आपको ना एक में देखने मिला, ना दो में, ना चार में। चार में मिल रहा है, सॉरी, चार में मिल रहा है, लेकिन तीन में अगर लाइन नहीं इसने साथ में ली है तो ये साथ में ले लिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, चार। इतना आसान क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लैग को ये कोड किया गया है, लेग्स को ये कोड किया गया है, तो एस को कोड कैसे किया जाएगा? ऐसे प्रश्नों को अगर देखा जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा क्वेश्चन है, फिक्स कोडिंग का। कहाँ से लिया गया है, फिक्स कोडिंग, ठीक है। फिक्स कोडिंग का मतलब है कि जैसे एल ए के ई यहाँ पर है, और साथ ही साथ एल ए के ई यहाँ पर भी है, और इनके जो कोड है इनमें भी ये सिमिलरिटी देखी जा रही है। देखो 2348 यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी 2384 है, क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं कि जो प्लेस, जो अरेंजमेंट है वो एकदम ठीक वैसे ही होगा, जैसे एल का वही, ए का वही, लेकिन इतना कंफर्म है कि इनमें से एल ए के ई का जो भी है कोड, वो इन्हीं चार में से है। इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी वही दो चार चीजें कॉमन थी, और यहाँ पे वो चार चीजें ली गई है। तो अब एक चीज आपके यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एफ अलग है तो एक कोड एंड अलग है, और यहाँ पे एस अलग है तो एक आपका एट द रेट अलग है। एक अक्षर अलग अलग, एक कोड अलग अलग। तो एस का पूछा है तो एस का क्या हो जाएगा आपका, एट द रेट, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि यदि जो वर्ड है इम्प्रूव को अरेंज किया जाए इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कितने जो लेटर्स है उनका जो प्लेस है वो अनचेंज रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो और इसको अरेंज कर दो, ठीक है। इससे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा तो आएगी कितनी, आएगी 9, 13, 16, 18, 15, 22 और 5। अब सबसे पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आएगा, फिर कितना आएगा, 9, ठीक है, फिर 13, फिर 15, 16, 18 और 22। क्या कोई भी चीज अपनी प्लेस पर आएगी वापस, तो आप बोलोगे सर नहीं आई। नहीं आई इसका मतलब क्या है, आंसर 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका अच्छा प्रश्न है, जो कि आपको नॉन वर्बल सीरीज से दिया गया है। और जब जब नॉन वर्बल का क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन आपका सबसे बेस्ट टूल होता है। एक एक दो दो चीज पकड़ो, ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सेंटर वाली चीज की, इन दोनों का कंपैरिजन किया, तो ये टी जो था, ये सेंटर वाली चीज वो कहाँ आई, यहाँ पर आई, ठीक है। फिर इन दोनों को भी देखा, तो अब दोबारा ये सेंटर वाली चीज कहाँ आई, यहाँ पर आई। फिर इन दोनों को देखा, तो यहाँ पर भी मैंने ये देखा कि ये जो सेंटर वाली चीज है वो कहाँ आई, यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो सेंटर वाली चीज है वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, यानी डी इस जगह पर होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 और 2 में तो नहीं है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हो सकता है कि तीन भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब देखो इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, तो डी एस आर आर, ठीक है, केवल के और टी की पोजीशन अलग अलग है। तो अगर मैं टी की अगर एक चीज और लेके आ जाऊँ, टी की, टी जो है कैसे आएगा, अगर उसको भी मैं थोड़ा सा एग्जामिन कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा और एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं, जैसे इस पोजीशन की बात करते हैं कि इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से जब यहाँ देखा, यहाँ से तो ये वाली चीज यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर थी वो चीज यहाँ पर आई। आगे भी ऐसा ही हुआ, तो बिल्कुल देखो ये वाली चीज यहाँ पर चली गई। आगे भी देखा तो ये वाली चीज यहाँ गई, तो इसका मतलब 100% अब टी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ पर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन इनमें बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है।
तेजी से आप आंसर करके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं। तो चलो 11th क्वेश्चन फिर से आपका इन नॉन मर्बल सीरीज का, और फिर से नॉन मर्बल सीरीज को आप कैसे सोल्व करोगे? ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ। बात करते हैं इस चीज की। तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। फिर से ये यहाँ पर आया, सेम पैटर्न। आप देखो एक ही शिफ्ट में सेम पैटर्न के दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा है एसएससी, मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा है। सेम पैटर्न जो पीछे वाला था, ये पैटर्न इसका फॉलो हो रहा है। देखो ये सेंटर वाली चीज कहाँ चली गई? यहाँ पे चली गई। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा। ट्राइंगल यहाँ आएगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट। अब इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो केवल इस चीज से आंसर किया जा सकता है। केवल मैं इस बॉक्स को देख लेता हूँ। चलो देखते हैं। आप ये देखो कि इस बार जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेम पैटर्न की बात कर रहे थे अपन। इस बार क्या हुआ है कि ये चीज इधर नहीं है, ये बस इसको इधर ले गए। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज इधर आती थी, अब ये इधर चली गई है। अब आगे भी देखो ये चीज आगे आगे आ गई, अब ये यहाँ आ गई। इसका मतलब है कि ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखो किसमें, कौन से ऑप्शन में बची है? तो आप बोलोगे सर इसको नहीं देखनी, इसी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये चीज भी अलग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन आपका काम करता है। एक एक दो दो चीज से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। तो फिर से आपका एक साइलो का प्रश्न है। साइलो में अपन क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है उसने क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। तो बना देते हैं ऑल पीज आर वेजिटेबल्स, ऑल पीज आर वेजिटेबल्स। उसके बाद ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल्स, तो ऑल कैरेट आर वेजिटेबल। ठीक है, फिर ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन्स, तो ऑल वेजिटेबल आर ग्रीन्स। क्या वेन डायग्राम में भी आपको लगभग सिमिलरिटी नहीं दिखती इसी शिफ्ट के अंदर? तो देखो कंक्लूजन की बात करें तो ऑल पीज आर ग्रीन्स, ऑल पीज आर ग्रीन्स बिल्कुल है। देखो सारे पीज ग्रीन्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑल ग्रीन्स आर कैरेट्स, ऑल ग्रीन्स आर कैरेट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन ये है, कैरेट छोटा सा है। तो ये बात आपकी गलत होगी। थर्ड की बात करें, सम ग्रीन आर पीज, बिल्कुल सम ग्रीन्स आर पीज तो है, क्योंकि ये पूरा ग्रीन है। ठीक है, इस ग्रीन का ये पीज वाला छोटा सा पार्ट भी तो इसी में आता है। तो ये बात आपकी सही है, यानी केवल आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर 4, जिसमें पहला और तीसरा जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो रिलेशन देखा जाए तो चार ऑप्शन है, चार में से तीन में जो है वो सिमिलरिटी है किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करते हुए, और एक आपका अलग है। तो अपना काम क्या होगा? तीन में सिमिलरिटी बनाना, एक अपने आप अलग हो जाएगा। चलो बात करते हैं इनके अंदर तीन सिमिलरिटी की। तो ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये देखो क्या रेशियो हो गया? तो आप बोलोगे सर 3:2 हो गया अगर चार के पार्ट से काटूंगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो कितना है? तो आप बोलोगे सर 6:1। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितना है? अगर मैं बात करूँ 12×4 = 48 और 12×6 = 72, या 24 के पार्ट से ही काट देता हूँ। कितने से? 24 के से। तो 24×2 = 48 और 24×3 = 72। तो देखो 3:2, 3:2। तो 100% आंसर तो ये होगा। इसमें भी आप देख सकते हो, अगर आप किसके पार्ट से काटोगे? 12 के पार्ट से काट दो तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। तो तीन में तो है वो 3:2 का बन रहा है सिमिलरिटी, एक आपका 2:1 का ले रहा है, वही आपका जो है वो अलग हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 24:4। ये था एक आसान प्रश्न। फिर से क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का, फटाफट सोल्व कर देते हैं। What will come in place of question mark if plus and minus are interchange, multiply and divide are interchange? चलो देखो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड की जगह गुणा, ये माइनस और ये डिवाइड। तो यहाँ से करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? 28 और ये 15। तो ये आ गया 43। 43 हो गया, 38 प्लस है 43। 43 में से 4 माइनस करेंगे तो 39 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो देखो बी की बात करें तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2। कितना होता है? 2। ए का 1।
K का 11 और E का 5। F की बात करें तो 6, फिर 4, फिर 13 और फिर 6। चलो यहाँ पे क्या आया, +4, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1। तो लॉजिक क्या है, +4, +3, +2, +1। चलो इसमें लगा दो। +4 करेंगे M में तो 13 होता है, 13 4 17, 17 पे क्या आता है Q। ठीक है, फिर +3 करना है तो 15 और 3 18, 18 का मतलब R। फिर +2 करना है तो C और 2 5, 5 में मतलब E। फिर +1 करना है तो K और 11 L। तो QREL आपका आंसर हो जाएगा। QREL आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आसान आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। प्लेस वैल्यू लिखो, एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। फॉरवर्ड में देख सकता है, रिवर्स में दे सकता है, क्रॉस में दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो देखो, इसी शिफ्ट का एक और प्रश्न जो मैं एसएससी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे प्रश्न आपको बनाने चाहिए क्या। तो देखो, अगर मैं ये अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक सीरीज है साथ में, तो देखो 84 माइनस का 80, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 4, अब माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ये लो, तीन ऑप्शन ही गायब हो गए। तीन ऑप्शन सिर्फ नंबर से गायब हो गए। अब आपको अल्फाबेट भी देखना हो तो देख सकते हो। जैसे अल्फाबेट की बात करें तो ये M 13, Y का 25 और यहाँ पे K का कितना है 11 और W का 23। लॉजिक की बात करें तो ये -2 था और यहाँ पे भी आपने -2 किया, तो यहाँ पे भी -2 आएगा। तो G में से G 7 होता है, -2 करेंगे तो 5 आएगा E। फिर S में से -2 करेंगे तो 19 -2 करेंगे तो 17 यानी Q आएगा। EQ 68 होगा, बिल्कुल EQ 68 आपका आंसर। लेकिन केवल एक नंबर को देख के आप आंसर कर सकते हो। तीन ऑप्शन ऐसे बनाए हैं एसएससी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक ओपन डाइस का, सॉरी ओपन डाइस नाम आता है, डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक डाइस की दो फॉर्म आपको दिखाई दी गई है और हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या होता है, इसके अंदर आपको किसके पीछे पूछा, ये देखो सबसे पहले तो आपको पूछा गया है सी के पीछे। सी के अपोजिट क्या होगा। तो देखो, अगर बात करें इन दोनों में तो कितनी चीजें कॉमन है, तो आपने कहा सर एक ही चीज कॉमन है आर, बाकी चीजें अलग है। जब एक ही चीज कॉमन होती है तो कौन सी कंडीशन लगती है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का मतलब एक ही चीज कॉमन होना। और इस केस में आपको आंसर कैसे करना होता है, जो कॉमन होता है उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ। आर सी वी, और यहाँ पे चलेंगे तो आर सी के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स फिर ई, ये आपका हो गया। वी के नीचे ई, सी के नीचे एक्स, और इस आर के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको 6 चीजें दिखा रखी है, तो इन 6 में से कोई नई चीज होगी वो इसके पीछे हो जाएगा। फिलहाल आपको पूछा गया है सी के पीछे, तो सी के पीछे एक्स हो जाएगा। क्लियर है, और कमेंट में बताना कि इस आर के पीछे क्या होगा, क्योंकि मैंने हर शिफ्ट में आपको ये चीजें समझाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखिए क्या दिया गया है। दो तरीके से देख सकते हो कि जो रिलेशन 3 9 27 4 16 64 का है, वही रिलेशन कौन दिए गए ऑप्शन में किसका है। तो देखो, अगर बात करें तो 3 की, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 और 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। एक तो इस तरीके से देख सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 3 गुणा 9 27, 4 गुणा 16 64। ठीक है, और ऐसा अगर लॉजिक देखें तो किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हो 7 इंटू 49, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि 7 7 का स्क्वायर फिर 7 का क्यूब, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका अल्फाबेटिक सीरीज का, और जब भी अल्फाबेटिक सीरीज आती है तो अपन क्या करते हैं, जो चीजें दी गई है उसको किस में लिखते हैं, प्लेस वैल्यू यानी क्रमांकों के अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक्स की बात करें तो 24, जे की बात करें 10, यू की 21, एम की 13। उसके बाद इसने लिखा 22, 12, 19, 15। लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे आपको प्लस का 2 देखने मिला, फिर माइनस का 2 देखने मिला और फिर प्लस का 2 देखने मिला। यानी लॉजिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। -2 + 2 -2 + 2। और जब इस तरीके से आसान लॉजिक आपको दिखाई दे तो डायरेक्ट यहाँ पर आओ जहाँ से आंसर आएगा। अगर मैं -2 की बात करूँ तो r - 2 18 - 2 16 यानी p आ जाएगा। फिर +2 की बात करें तो r आ जाएगा, फिर -2 की बात करें तो m आ जाएगा, और फिर +2 की बात करें तो u आ जाएगा।
तो PRMU आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका वही है जो थोड़ी देर पहले आया था कि जो रिलेशन 432 का है, 749 का है, वैसा रिलेशन दिए गए ऑप्शन में किसके साथ है? तो देखो, अगर बात करूं मैं 4 की, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 इंटू 2 करने पर क्या आ जाता है? 32। सिमिलरली अगर 7 की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 98। यानी लॉजिक अपन को समझ में आ गया। जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा, फिर इंटू 2 होगा, तो इसका तो सीधा सीधा स्क्वायर दिया है, इसका क्यूब दिया है। अगर यहाँ पर बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 इंटू 2 करना था, तो 64 इंटू 2 करने पर 192 नहीं आएगा, ये बात एकदम सही है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि जो रिलेशन आपको 84, 63 और 42 में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ 79, 47, 64 में दिखाई दे रहा है, दिए गए 4 ऑप्शन में से उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करते हुए किसमें आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा टॉपिक? एनालॉजी यानी सादृश्यता से आपका ये प्रश्न लिया गया है। अब बात करें लॉजिक की, तो ये है कि अगर मैं a माइनस बी करूं, ठीक है, और इंटू 2 कर दूं तो मेरे को c मिल जाएगा। आई थिंक यही है। चलो देखो, अगर यहाँ पे माइनस करें तो 21, और गुणा 2 करेंगे तो 42, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2, 3, 32, और इंटू 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा। बिल्कुल यही लॉजिक है। a माइनस बी इंटू 2 इक्वल टू सी। a माइनस बी इंटू 2 इक्वल टू सी अगर अपन करेंगे, तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो देखो, 71 माइनस 53 यानी 18, और 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो एक और सादृश्यता से ये प्रश्न लिया गया है, और इस प्रश्न को वही बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। ठीक है, बेसिकली ये प्रश्न फिजिक्स का है, ना कि रीजनिंग का। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में भी। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज के रिलेशन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। आवर्ती की एक और यूनिट होती है, वो आप मुझे बताना वो क्या होती है। ठीक है, और वो जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट तो नहीं होगी, लेकिन होती है। वो क्या होती है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्योंकि सबने हर्ट्ज तो सुना होगा, ऐसा यूनिट। चलो अब इसकी बात करते हैं, पावर और न्यूटन की बात करते हैं। तो क्या पावर की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होती। न्यूटन जो होती है वो किसकी एसआई यूनिट होती है? फोर्स की। किसकी होती है? फोर्स की, यानी बल की। बल की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? बल की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। पावर की क्या होती है बताओ? पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वो आप मुझे बताओ। तो देखो, अगर पावर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ पावर किसको कहते हैं। पावर कहते हैं जो आप जो भी कार्य करते हो वो पर यूनिट अगर देख पर सेकंड या फिर समय के हिसाब से देखा जाए, यानी प्रत्येक जो एनर्जी की बात करें, एनर्जी जो दर चेंज होती रहती है, एनर्जी की जो चेंज होती रहती है हर समय के साथ, हर सेकंड के साथ, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन पावर कहते हैं। देखो, आपने सुना होगा यूनिट, आपने सुना होगा यूनिट क्या होता है। जैसे यूनिट अगर बात करें तो यूनिट को देख के ही आपका जो है बिजली बिल बनता है ना। बिजली बिल कैसे बनेगा? कि आपने कितनी यूनिट बिजली खर्च की। तो बिजली यूनिट यानी यूनिट की बात करें तो वो कैसे मेजर होती है? वो होती है किलोवाट आवर में। किसमें? किलोवाट आवर में। यानी एक घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी आपने कंज्यूम की है। ठीक है, वो होती है यूनिट। और जितनी यूनिट होती है उसका आप जो भी ये रेट चेंज होती रहती है, उस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक है, बस इतने, जो आपकी यूनिट है वो किलोवाट आवर में होनी चाहिए। डन। अब इसकी जो पावर की जो यूनिट है वो वाट होती है, ऐसा यूनिट, लेकिन इसकी एक यूनिट और होगी, जूल पर सेकेंड। क्या होगी? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड यहाँ से होगी, जूल वर्क और सेकेंड टाइम की। अब ये आता है कि इल्यूमिनेंस और लक्स, बिल्कुल यही एकदम सही बात है। इल्यूमिनेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो लक्स ही होती है, और रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो बिल्कुल भी कैंडेला नहीं होती। कैंडेला किसकी होती है?
कैंडला होती है लुमिनस इंटेंसिटी की, याद रखना किसकी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश घनत्व की, किसकी, प्रकाश घनत्व की। लुमिनस की नहीं होती है, याद रखना लुमिनस की जो होती है वो ऐसा यूनिट अलग होती है। लुमिनस की ऐसा यूनिट होती है, लुमिनस की अगर बात करूं तो उसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला नहीं होती है, वो होती है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है, लुमिनस की होती है। लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। ठीक है, साथ ही साथ फोर्स की बता चुका हूं, वोल्ट तो आपको पता है ये वोल्टेज की होती है। रेजिस्टेंस की आपकी ओम होती है, एक चीज होती है रजिस्टिविटी और एक होता है रेजिस्टेंस, इनमें भी डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस की तो ओम होती है, रजिस्टिविटी की ओम नहीं होती है, याद रखना। मैं बता देता हूं, जैसे वी प्रोपोर्शनल आई होता है और वी बराबर आई आर, तो यहां से तो आर बराबर क्या हो गया, वी अपॉन आई। ये जो आर होता है इसको ओम यूनिट, ऐसा यूनिट ओम, और वोल्ट पर एम्पियर भी होगी इसकी, है ना, वोल्ट पर एम्पियर भी होगी। अब ये तो था रेजिस्टेंस, अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसे रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रो की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं बता देता हूं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। यहां से आप ये यूनिट निकालोगे और मुझे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, ये एल लंबाई है, ए एरिया है, और आर की ओम बता ही चुका हूं। अब मुझे बता देना कि रेजिस्टिविटी की क्या होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये बात क्लियर होगी हमें बात, लेकिन इल्यूमिनेंस और लुमिनेंस क्या होता है, अब मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। वो क्या होता है कि जब जैसे जैसे कोई फिजिक्स की चीज आती है, तो अंदर से वो एक चीज आती है, क्योंकि फिजिक्स मेरा एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इल्यूमिनेंस और लुमिनेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मान लो कि ये एक आपका बल्ब है। अब यहाँ से लाइट निकल रही है ना, ये स्पेरिकल बल्ब है, और ये मेरा एक सरफेस है। क्या है, सरफेस यानी सतह। ये है मेरी क्या, सतह, और ये मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट है यानी सोर्स है, जिससे लाइट निकल रही है, बल्ब मान लो। तो इस, ये क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस वृत्ताकार, इस ऑब्जेक्ट से या इस सोर्स से जितनी लाइट निकलती है, जितनी लाइट निकलती है, जितनी लाइट पर एरिया निकलती है, उसको तो अपन कहते हैं लुमिनस। क्या कहते हैं, लुमिनस, लुमिनस। और इस सरफेस पे, पर यूनिट सरफेस पे, पर यूनिट सरफेस पे जितनी लाइट गिरती है, निकलती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, और जो सरफेस पे गिरेगी पर यूनिट एरिया, उसकी अलग आएगी वैल्यू। तो उस केस में, उस केस में ये जो सरफेस पे हो सकता है बराबर भी आ जाए, लेकिन अधिकतर केस में ये बराबर नहीं भी आती। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस सरफेस पे पर यूनिट एरिया के अंदर जितनी लाइट आई है, उसको उसको अपन क्या कहते हैं, इल्लुमिनेस, इल्लुमिनस। निकलने वाली लाइट को पर यूनिट एरिया के लुमिनस, और पड़ने वाली लाइट सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जो गिरने वाली लाइट है उसको क्या कहते हैं, इल्लुमिनेस। लुमिनेस अलग है, इल्लुमिनेस अलग है। इसी इल्लुमिनेस की जो इकाई है वो होती है फ्लक्स, जो कि सॉरी लक्स, फ्लक्स नहीं, लक्स। क्या होती है, लक्स। इसकी होती है लक्स, और लुमिनस की मैं बता चुका हूँ। लुमिनस की जो होती है वो होती है कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। और लुमिनस इंटेंसिटी की जो होती है वो कैंडिला होती है, याद रखना। लुमिनस की कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, और लुमिनस की क्या होती है, कैंडिला होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी ये भी क्लियर हो गया होगा कि लुमिनस क्या होता है और इल्लुमिनस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो इसमें सर्किल पूछा है, तो सर्किल अगर आप काउंट करोगे तो ये आपका एक, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये पूरा चौथा, फिर ये बड़ा वाला पांचवा, फिर ये 6 7 8 9 10 और 11, 11 सर्किल इसके अंदर आपको प्राप्त होंगे। इतना आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। तो आपको मिरर इमेज पूछा है, तो मिरर इमेज में आपको पता है ऑप्शन एलिमिनेट करना है अपन को, क्योंकि ऑप्शन में जो एरर आती है वो या तो वाटर इमेज बना देता है, या तो क्या बना देता है, वाटर इमेज बना देता है, या सीधा का सीधा रख देता है। दो तरीके की एरर, और तीसरे तरह की एरर इसमें दिखाई नहीं गई है, इसका इमेज नहीं बनाया, इसका इमेज नहीं बनाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तीन चार तरीके की गलती आती है,
तो हर एक स्टेप में बताते आ रहा हूँ, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आगे बढ़ जाओ। वाटर इमेज इमेज बनाता ही नहीं है, या फिर जो चीजें हैं उनका जो सीक्वेंस है वो बदल देता है। ये 3 गलतियां हैं उसके पास, और उसी से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न सीरीज का। तो आप अगर टोटल काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीजें हैं। तो 4 4 के ग्रुप को अगर डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक्स डबल एक्स, तो ट्रिपल एक्स वाई ट्रिपल एक्स वाई ट्रिपल एक्स वाई, यानी आंसर आ जाएगा ट्रिपल एक्स वाई डबल एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई डबल एक्स वाई, ऑप्शन नंबर 3। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपने काफी अच्छे से इनको समझा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्कॉलर्स के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।